सोशल और मटेरियल लाइफ इन द एज ऑफ महाजनपद। आर्कियोलॉजिकली जो 6th century BC का जो एरा है पूरा का पूरा, यहाँ पर नर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कल्चर का फेज शुरू होता है। एंड दिस इज नोन एज सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज इन इंडिया। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन को कौन सा अर्बनाइजेशन का फेज माना जाता है? फर्स्ट। ठीक है। अब यहाँ पर हमें बड़े सारे लिटरेरी एविडेंस भी मिले हैं, जैसे कुछ अर्ली बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट याद है, जैसे हम पढ़ रहे थे महावंसा, है तो वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही ना, भले वो श्रीलंकन बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड है। 2 किताबें होती हैं, कौन कौन सी? एक महावंसा और दूसरी दीपावंसा। ठीक है। संस्कृत सूत्र लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो हमें मिले नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर साइड से। अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टडी करते करते अब ये सब तो आप जान गए हो ना कि ये हम किसी भी एरा को क्यों बोलते हैं, ब्लैक पॉलिश वेयर कल्चर है ना, या फिर पॉलिश वेयर कल्चर, ओकर रेड पॉटरी, या फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, यानी कि उस ज़माने के अंदर उस तरीके की पॉटरी या वो चीज़ प्रचलित होती है, राइट। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोला जाता था? विच कल्चर? अरे यार, अरे ब्रॉन्ज कल्चर, ब्रॉन्ज एज है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्रॉन्ज, हाँ, सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स ब्रॉन्ज के मिलते थे। और ऐसा नहीं था कि श्रेया ब्लैक पॉलिश वेयर या फिर ओकर पॉटरी ये सब नहीं मिलता था, बिल्कुल मिलते थे, लेकिन ज़्यादातर जो मिलता है वही एक पहचान बन जाता है उस ज़माने की लिए। यानी कि अगर यहाँ पर राइटर आपको बोल रहा है कि महाजनपद का एरा 6th century BC का एरा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कल्चर के साथ एसोसिएटेड था, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कौन से धातु ज़्यादा मिलते थे, कौन से ऑब्जेक्ट ज़्यादा मिलते थे? ब्लैक पॉलिश वेयर। अब इसको नर्दर्न क्यों बोला जा रहा है? प्रीफिक्स नर्दर्न क्यों अटैच है? हाँ, ये यानी कि अगर मैं आपको ये वाला मैप दिखाऊं, कहाँ गया मतलब, ये सारा का सारा नॉर्थ इंडिया के इलाका ही तो है। नॉर्थ ही तो है ये, राइट, है ना। हाँ, अगर आप प्रॉपर तरीके से जो आप कह रहे हो, अगर मैं वैसा बनाऊं, ये, और ये भी देखो, ये नॉर्थ ईस्ट तक नहीं गया, ये है तो यार उसी का पार्ट ना, नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट ही तो है ये सब कुछ। बिहार तक ही तो फैला, और कहाँ? बिहार यूपी है ना। एक दो को छोड़ दो, ये तो असाक तो एक एक्सेप्शन है ना। ठीक है। एक चीज़ और बताऊं, आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी, मैं बताना भी भूल गया उस टाइम पे, सॉरी, कि जब आप सर एक्सट्रीम्स की बात करते हो हड़प्पा में, तो आप उसकी 4 साइड्स जैसे हमें बताते थे, नॉर्थ, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में। जब आपने महाजनपद का जिक्र करा, तब आपने डिस्कशन को वाइंड अप कर दिया डायरेक्शन बताने के लिए। नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट आपने महाजनपद हमें बताया, आपने ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट नहीं बताया यार। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो टेरिटरी थी ना यार, वो ऐसे फैली हुई थी, जैसे अगर आप ये देख रहे हो, ये देखो, तो यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट का डिस्कशन हो नहीं सकता। हो सकता है तो इसका सबसे टॉप पर और ये सबसे नीचे, नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट। ठीक है। क्योंकि जो टेरिटरी फिर ऐसे फैली हो कि हाँ ये थोड़ी सी आगे होगी, अब ये वाली से थोड़ी सी और आगे होगी, ये यहाँ तक होगी, तो और ये जो है ये यहाँ तक होगी, तो वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड चीज़ हो जाती है कि क्या पता टेरिटरी और भी फैल रखी हो आगे तक। समझ रहे हो? तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर रेफर्स टू a kind of pottery which was glossy, shining type of pottery made from very fine fabric, and it was probably used as a tableware by the wealthy. अब ये टेबलवेयर का मतलब क्या होता है? घर में सजाने के लिए, जैसे तरीके से डाइनिंग टेबल पे आप वास रखते हो, कोई भी चीज़ रखते हो ना, ऐसा फ्लावर्स रखते हो उसके अंदर, या कोई भी चीज़ रखते हो, इस तरीके की कोई ये पॉटरी थी। ठीक है।
अब यहाँ पर राइटर आपको ये कह रहा है कि इसके नाम से ऐसा मत सोचना कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर से ब्लैक ही हुआ करती होगी पॉटरी. इट इज़ नॉट ऑलवेज ब्लैक, एज इट इज़ फाउंड इन अदर शेड्स एंड कलर्स टू. ऑल्सो इट इज़ फाउंड इन सर्दर्न इंडिया एंड इट इज़ आइडेंटिफाइड एट अमरावती इन आंध्र प्रदेश. हालांकि ये कुछ उधर नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है आपको, यहाँ पर ज़्यादा साइट्स हैं, ठीक है. लेकिन दक्षिण भारत में भी आपको ये मिला है अमरावती. और हमेशा ये नाम में जैसे ये एक तो नॉर्दर्न ब्लैक को आपको बोल रहे से ब्लैक नहीं, पॉलिश्ड. इट वॉज नॉट ऑलवेज पॉलिश्ड वेयर, नॉट नेसेसरली ऑलवेज पॉलिश्ड, ऑल्दो इट इज़ वेल फायर्ड, व्हील मेड. डीलक्स पॉटरी. अब डीलक्स पॉटरी आप किसको कहोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो मयूर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है. प्रीशियस, इसकी बड़ी सारी इंटरप्रिटेशन है. और जैसा कि इसने अभी आपको यहाँ पर बोला ना, यूज बाय वेल्दी क्लास ऑफ सिटीजन्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पॉश थी, ठीक है. एंड इट वॉज हैविंग अ ग्लॉसी सरफेस ऑल्सो. नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो है इट इज़ यूजली अनपेंटेड, बट कुछ कुछ डिज़ाइंस आपको देखने को मिलती हैं इस पर, लाइक वेवी लाइन्स, कंसेंट्रिक एंड इंटरसेटिंग सर्कल्स, बैंड्स, डॉट्स विच वर पेंटेड इन येलो एंड लाइट वर्मिलियन कलर. ये मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पर तो ये इमेज जो है ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर तो कहीं से नहीं है, ये तो लाल लाइट चमक रही है इसके ऊपर. सबसे पहले आप नॉन डिज़ाइन पॉटरी देखो, दिख रहा है? हमेशा सारी की सारी ब्लैक तो नहीं है ना. इसको मैं ब्लैक तो नहीं कहूँगा, नीचे वाले बेस को ओकर कलर कहूँगा ना इसको मैं, गेरुआ, ठीक है. और इसके ऊपर कोई डिज़ाइन इम्प्रिंट तो है नहीं, तो जिसके ऊपर कोई डिज़ाइन हो वो मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पर आप देखो, ये है कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है इस पर, ठीक है. ये अब आप कहोगे सर ये कलर क्यों चेंज कर रहे हो? बिकॉज अभी उसने हमें एक रूल समझाया कि ज़रूरी नहीं है सारी की सारी जो पॉटरी हो वो ब्लैक ही कलर की हो, ठीक है. अलग अलग कलर की देखने को मिल सकती है, जिस पर अलग अलग प्रकार के जो है वो डिज़ाइन हो सकते हैं, ठीक है. लेकिन ग्लॉसी सरफेस होता था इसका, ठीक है, लाइक दिस. अगर आप इस पे देखो तो इस पर भी पैटर्न बने हुए हैं, दिखाऊं? ये देख रहे हो लाइंस? अगर ध्यान से दिख रहा हो, ये देखो, थोड़ा सा दूर से देखो, ये दिखा? है ये लाइन इसके ऊपर? उसके बाद सोशल एंड मटेरियल लाइफ इन द एज ऑफ महाजनपद. नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो फेस था, कुछ रहता नहीं के ऊपर, नहीं, ठीक है. इट ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ मनी इन द सब कॉन्टिनेंट. अभी तक पूरे का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चलता था इससे पहले, लेटर वैदिक फेज तक? और बार्टर सिस्टम का रूल क्या होता है कि बार्टर सिस्टम को बार्टर इसलिए बोला जाता है बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ मनी. लेकिन यहां मनी का यूज होना स्टार्ट हुआ एज अर्ली सीरीज ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स यहां पर देखे गए फ्रॉम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर साइट्स, along with metal money
अभी एक पंच मार्क अगर कॉइन्स है जहाँ पर बात हो गई कॉइन की, तो वो बनते थे मेटल से। और ज़रूरी नहीं है हमेशा सिक्के, मतलब जब आपको टर्म ये बोली जाती है कॉइन, कॉइन को हिंदी में बोला जाता है सिक्के, तो सिक्के मेटल के ही ऐसा ज़रूरी नहीं होता, टेराकोटा के भी हो सकते हैं। लेकिन मेटल मनी यहाँ पर यूज़ होना शुरू हुआ। अलॉन्ग विद मेटल मनी, बर्न ब्रिक्स एंड रिंग बेल्स, ये भी हमें देखने को मिलते हैं द मिडल ऑफ नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। ये मनी की तौर पे यूज़ नहीं हो रहा है, वो आपको बस ये बता रहा है कि कौन कौन से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर और भी देखने को मिली। तो बर्न ब्रिक्स तो कोई नई चीज़ तो है नहीं, हड़प्पा में हमें देखने को मिलती थी। रिंग बेल बिल्कुल नहीं होते थे हड़प्पा, घर घर में होते थे यार। ठीक है, पहले मैं आपको पंचमार्ट कॉइन दिखाता हूँ। अच्छा एक बात याद रखना, कॉइन को हम लोग क्या बोलते हैं वैसे, कॉइन्स की स्टडी को? न्यूमिस्मेटिक। यूपीएससी ने 2017 के मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। लोगों को बस यही समझ में नहीं आ पाया था कि न्यूमिस्मेटिक क्या होता है। यहाँ पर देखो, हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट। इसमें आपको एक चीज़ पता होगी कि एंशियंट हिस्ट्री में लास्ट एम्पायर गुप्ता एम्पायर था, है ना। पोस्ट गुप्ता एम्पायर भी थे लेकिन वो छोटे छोटे थे, मतलब इसके बाद तो बड़े बड़े एम्पायर कोई बने ही नहीं। और इनके सोने के सिक्के या काइंड ऑफ पूरे के पूरे हर तरह के सिक्के बहुत प्रचलित थे, है ना, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो कह रहे हैं हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर टाइम्स। 2017 का मेंस का क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, अब लोगों को ये टर्म समझ में नहीं आया, कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को क्या, काफ़ी लोगों को ये न्यूमिस्मेटिक आर्ट समझ में नहीं है कि किसके बारे में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जो सिक्कों की नक्काशी गुप्ता पीरियड के टाइम पर देखने को मिलती थी वो लेटर टाइम में देखने को नहीं मिली है। इस व्यू को जस्टिफाई करो। और 150 वर्ड्स का ये था, 10 मार्कर था। ठीक है, हाँ तो मैं आपको पंच मार्क कॉइन्स दिखा रहा था ज़रा। किसी को भी देख लो। क्या होता है श्रेया, जैसे हम कोई भी स्कूल में एग्ज़ाम देते थे, सीबीएसई की बोर्ड का कॉलेज में एग्ज़ाम देते थे, एक पर्सन होता था जो कि आपको पता होगा कुछ ऐसा, वो एक लकड़ी की वुड की चीज़ लेकर आता था, उसको इंक में डुबाता था और ब्लू कलर का थप्पा मारता था हमारे पेज के ऊपर, है ना, जिसपे एक ये या तो गोला छप जाता था या ऐसा एक ये बक्सा बन जाता था। देखा होगा श्रेया अक्सर, है ना, इंक स्टैम्प, है ना। ऑफिस में आपने काम करते होगे, जैसे होता होगा, कुछ पेपर बनते होंगे, मकान मालिक के साथ एग्रीमेंट बनवाया होगा, तो मतलब अक्सर ये देखते रहते होंगे। अब क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या करेंगे मयूर, एक बेस मेटल लेंगे ठकुराइन, ठीक है। अब यहाँ पर परफेक्ट आप वो तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो, सिक्के पहली बार बनना शुरू हुए हैं तो गोल ही बनेंगे, तो ये गोल आकार को अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है। मेटल के बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है,
मेटालिक सिक्के बन रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के बनते थे, कॉपर के बनते थे, ब्रॉन्ज के बनते थे, टिन के बनते थे, आयरन के भी सिक्के होते थे, और गोल्ड के होते थे, सिल्वर के होते थे, बहुत सारी चीज़ों के होते थे, ठीक है। ये मेटालिक कॉइन्स है। अब मेटल तो एक अम्ब्रेला टर्म होता है ना, चलिए मेटल के अंदर तो गोल्ड सिल्वर सब कुछ ला सकता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर ये है एक ऑक्टागन, हेक्सागन, जो मर्जी मान लो आप इसको, जो ठीक लगे आपको, रेक्टेंगुलर शेप के या इरेगुलर शेप के सिक्के हैं, गोल नहीं है कोई भी लगा। अब हमें करना क्या है, इस बेस मेटल को ये होना चाहिए गरम गरम, बिल्कुल पिघलता हुआ, जैसे ये निकला हो, हल्का फुल्का ठंडा होना है, शुरू हो रहा हो। ये जो जैसे पेपर पे स्टैम्प लगाया जाता है ना, इंक स्टैम्प, ये ठोस एक मेटल से बनाया जाएगा। और अगर मैं नीचे जाकर इसके बेस को आपको एक्सपेंड करके दिखाऊं, याद रखना मैं ये क्यों कर रहा हूँ इसको, ये मेरे को इस पर नकाशी देनी है। इसको देख लेते हैं, सन को या व्हील को, जो भी हमें दिख रहा है, ये सन या व्हील, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पर इस पे मैंने ये एक निशानी बना रखी होगी, इस पे मैंने ये एक निशानी बना रखी होगी ऐसे। उसके बाद एक ये कुछ हाथी जैसा लग रहा है, एलिफेंट जैसा, मैंने ये अपने पास एक जो स्टैम्प है उस पर ये सारी चीज़ें बना रखी हैं। ये मेरे पास एक गर्मा गर्म बेस मेटल है। फेयरी रेड हॉट स्टेट में है ये लिया जाएगा, ये जो स्टैम्प है, और उस पर पंच कर दिया जाएगा। ये मेरे लिए था क्या, मैं नीचे आके ऐसे बनाता हूँ इसको, कॉइन। अब क्योंकि ये स्टैम्प मैंने कॉइन के बेस के ऊपर पंच करा, जिसपे उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार की शेप्स एंड डिजाइन्स आ गई। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, इसका नाम क्या बन गया, 5 मार्क कॉइन्स। आज की बात तो नहीं भूलोगे कि 5 मार्क कॉइन कैसे बनते हैं, ठीक है। ये कैसे बन पाया, क्योंकि स्टैम्प के बेस के नीचे क्या होगा, ये शेप होगी, है ना। और फिर ये गरम गरम लोहे का बेस होगा मेटल का, इसके ऊपर ठक करके ठोक दिया गया होगा इसको। ये सब कैसे बने, सेम प्रोसेस है। सर्कुलर दिख रहे हैं इसमें से आपको ज्यादातर, बताओ दिख रहे हैं, नहीं। तो एक आपको एक स्टेटमेंट आ सकती है, पंच मार्क कॉइन्स
Most of the punch marked coins were circular and rounded in shape. False. आगे बढ़े तो ड्यूरिंग 600 ये कुछ रह तो नहीं क्या? हाँ, ये मिडल ऑफ द फेज में ये अभी रहना शुरू होते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे ड्यूरिंग 600 to 300 BC विलेज सेटलमेंट के साइज और नंबर के अंदर हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है, एज वेल एज टाउन्स। पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी होती है गंगा वैली के इर्द गिर्द। बड़े सारे तादाद में गांव और जो शहर है ये जो बने, इसके बारे में जिक्र भी करा गया है पाली और संस्कृत टेक्स्ट में। लेकिन देयर वॉज अ ग्रेट डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ टाउन्स। अब कुछ टर्म्स हैं पाली या संस्कृत टेक्स्ट के अंदर जो कि हमें जाननी चाहिए। पुरा या नगर किसको बोला जाता था? जो कोई ऐसा टाउन या सिटी हो जो कि फोर्टिफाइड हो, है ना, आसपास जिसके क्या हो, फोर्टिफिकेशन वॉल्स हो, या फिर वो नेचुरल तरीके से भी फोर्टिफाइड हो सकती है। हमने महाजनपद कुछ कुछ ऐसी देखी थी ना जिसको एडेड एडवांटेज था नेचुरल फोर्टिफिकेशन का, हिल्स या पत्थरों ने घेर के रखा उसको, है ना। विजयनगर एम्पायर के साथ भी यही था मेडिवल इंडिया में। उसके बाद निगम, इट रेफर टू अ मार्केट टाउन विच वॉज एट एन इंटरमीडिएट लेवल बिटवीन ग्राम एंड नगर। अब ग्राम क्या है यहाँ पर? गांव, नगर क्या है? शहर। उसके बीच में जो लाई करता है, यानी कि क्या मैं इसको सब अर्बन टाउन बोल सकता हूं? पूरी तरीके से अर्बन नहीं है, नहीं बोल सकता, बोल सकते हो ना, ठीक है। उसके बाद राजधानी, इट रेफर्स टू कैपिटल सिटी। भारत की राजधानी क्या? न्यू दिल्ली, ठीक है। नगर का, इट वॉज अ स्मॉल टाउन, और महानगर बिग सिटी। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनको क्या बोला जाता है? मेट्रोपॉलिटन सिटी, महानगर, है ना। तो सम ऑफ द प्रोमिनेंट टाउन्स महानगर वर काशी, कौशंबी, राजगृह, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, अयोध्या, वैशाली, चंपा एंड कपिलावस्तु। ये आपको याद होना चाहिए यार। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ये? देखो, ये जो टाउन्स थे, जो भी सरकारें यहाँ पर बनी, सरकारें इन द सेंस के राजा महाराजा अपनी असेंबली को लेकर जो भी डिसीजंस यहाँ पर लेते थे, ठीक है। आपको पता ही है गण संघ वाली बात भी थी यहाँ पर, ओलिगार्की भी थी और किंगडम्स भी थे, है ना, इन सारी जगह पर। दे वर नॉट ओनली सीट्स ऑफ गवर्नमेंट बट दे ऑल्सो सर्व्ड एज मेजर हब्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और जब व्यापार यहाँ पर पनपने लगा, बड़े सारे कारीगर और जो व्यापारी थे, जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने गिल्ड बना लिया। इसके बारे में हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था ना। दे एक्टेड एज फर्स्ट बैंकर, है ना। लोन वगैरह पे पैसा भी दे देते थे ये लोग, है ना। अब सेठी वॉज अ हाई लेवल बिजनेसमैन। हम लोग बोलते हैं ना जैसे सेठ जी आज के समय में, उधर बोला जाता था उस जमाने में सेठी। He was a high level businessman associated with trade and money lending. दोनों के दोनों जो कारीगर थे और जो मर्चेंट थे, दे लिव्ड इन फिक्स्ड लोकेलिटीज इन टाउन्स नोन एज वेसास, मर्चेंट स्ट्रीट्स। जनरली जो क्राफ्ट थे देवर हेरिडिटरी। अब इसका मतलब क्या? क्राफ्ट्स और हेरिडिटरी, यानी कि अगर कोई क्राफ्टमैन के बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर अगर इन्वॉल्व है, तो वो वाला काम एक पर्टिकुलर फैमिली के लोग ही करेंगे, है ना।
मतलब पिताजी भी अगर उस प्रोफेशन के अंदर है तो बेटे को भी वही करना पड़ेगा और ये चलता चला जाएगा। आप लोगों ने क्लास 12 में इंग्लिश में चैप्टर सुना था लॉस स्प्रिंग, साहिब आलम और मुकेश का चैप्टर, जिसमें राइटर जाती है और वो स्लम एरियाज के बच्चों के बारे में पता लगाती है और वो है ना उनके साथ इंटरेक्ट करती है। तो उसमें आप लोगों ने एक चीज़ सुनी थी कि जो जब वो मुकेश से इंटरेक्ट करती है तो मुकेश की फैमिली बैंगल मेकिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व थी, है ना। उसके दादा भी वही काम कर रहे थे, पिताजी भी वही काम कर रहे थे, वो भी वही काम कर रहा था, है ना। तो क्राफ्ट्स वर हेरिडिटरी एंड सन यूज्ड टू लर्न हिज फैमिली ट्रेड फ्रॉम हिज फादर। आज भी आगरा में या हिंदुस्तान में बड़ी सारी जगह पर ये वाला काम चलता है कि जो एक प्रोफेशन जो है वो एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए डेडिकेटेड है, तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां वही उसी काम को वो कर रही हैं जो उनका खानदानी काम था, है ना। जैसे बड़ी सारी जगह पर लेदर का काम होता है, पॉटरी मेकिंग का काम होता है, ताजमहल की ईंटों से रिलेटेड कोई काम है, तो ये कहा जाता है कि उसी ज़माने के जो स्किल्स सीखे हुए जो लोग हैं जो कि मुगल एम्पायर के टाइम पर थे, वही इस लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, राइट। उसके बाद क्राफ्ट प्रोडक्ट्स लाइक टेक्सटाइल गुड्स, आइवरी प्रोडक्ट्स, पॉट्स एक्सेट्रा। अब आइवरी प्रोडक्ट जो है वो किससे बनते हैं? हाथीदार। देवर एक्सपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज बाय मर्चेंट्स। सारी की सारी जो मेजर सिटीज थी देवर सिचुएटेड ऑन रिवर बैंक्स एंड ट्रेड रूट्स एंड देवर कनेक्टेड विद ईच अदर। दो मेजर ट्रांस रीजनल रूट्स थे उस टाइम पर, वो थे एक उत्तर पथ नॉर्दर्न इंडिया में स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट अक्रॉस द इंडो गैंजेटिक प्लेन टू द पोर्ट सिटी ऑफ तमरालिप्ती ऑन द बे ऑफ बंगाल। यानी कि ये वाला इलाका जैसे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टू बंगाल, ऐसे उत्तर पथ। एंड दक्षिण पथ सदर्न इंडिया में स्ट्रेचिंग फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड मगध टू प्रतिष्ठान ऑन द गोदावरी एंड कनेक्टेड टू पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। अब वेस्टर्न कोस्ट का मतलब क्या है? अरेबियन सी, है ना। और वहाँ पर बे ऑफ बंगाल का तो जिक्र है ही आपको। और पोर्ट सिटी बताई गई है कौन सी? तमरालिप्ती। जो इंटरनल ट्रेड रूट्स है वो एक्सटर्नल ट्रेड रूट्स को ज्वाइन करते थे, यानी कि अंदर से जो लैंड के रास्ते से घोड़ा गाड़ी में या कार्ट्स में सामान जाता था और समुद्री रास्तों से होते हुए वो दूसरे देश तक पहुंचता था। एंड देयर आर एविडेंसेस ऑफ फ्लरिशिंग ट्रेड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अलोंग बोथ ईस्टर्न रीजन्स। बंगाल से व्यापार होता था म्यांमार तक, एंड वेस्टर्न रीजन के अंदर तक्षशिला का व्यापार होता था अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ और मेसोपोटामियन रीजन के साथ। देख रहे हो चले अभी तक बरकरार है इसकी हुकूमत। हड़प्पा के फेवरेट लोग थे ना ये लोग, जिनके साथ सबसे ज़्यादा व्यापार करा हड़प्पन्स ने। वैदिक एज पर व्यापार, वैदिक एज के टाइम पर व्यापार शांत पड़ गया, दोबारा रिज्यूम हो गया कि नहीं हो गया? अब इसमें से ये वाला जो ईस्टर्न साइड के ऊपर जो ट्रेड था, अब म्यांमार तो वैसे तो बगल में लेकिन इसके बियॉन्ड भी जाता था, इट वॉज जनरली अ सी ट्रेड। और ये वाला जो ट्रेड होता था इनके साथ लैंड ट्रेड, और मेसोपोटामिया के साथ अगेन सी ट्रेड। मेजर आइटम्स ऑफ इंपोर्ट जो मंगवाते थे वो थे प्रीशियस स्टोन सच एज गोल्ड, लैपिस लजूली, जेड, सिल्वर एक्सेट्रा। अब जेड कौन से कलर का पत्थर होता है? भूल गए? ग्रीन, याद है? ठीक है। और लैपिस लजूली कौन से कलर का होता है? कहाँ मिलता है? अफगानिस्तान। गोल्ड आप जानते ही हो, सिल्वर। जो फिनिश क्राफ्ट से टेक्सटाइल गुड, सैंडलवुड एंड पर्ल्स देवर मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्टियम जो है ये बेचते थे। सैंडलवुड क्या होता है? किसकी लकड़ी? उसके बाद पाली टेक्स्ट ऑल्सो मेंशन अबाउट सी ट्रेवल एंड ट्रेड।
मुझे एक बात बताओ, ये वाली मानसिकता भी लोगों की आगे चलकर खराब हो गई थी ना। हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में चीज़ पढ़ते हैं कि अंग्रेज़ों से हिंदुस्तानी इसलिए भी खफा हो जाते थे कि अंग्रेज़ उन्हें समुद्रों के रास्तों से ट्रैवल करवाते थे, जिसको हिंदुस्तान का आदमी, स्पेशली हिंदू आदमी, ये मानता था, हिंदू धर्म का आदमी, कि अगर हम समुद्र में जाएंगे पानी के रास्ते से तो हम अधर्मी हो जाएंगे, राइट। लेकिन ये व्यापार तो देखो लेटर वैदिक एज भी निकल गई है और पानी के रास्ते से लोग ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर भी और व्यापार भी कर रहे हैं अच्छा खासा, है ना। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जाकर इसके बाद ये मेंटेलिटी खराब हुई ना लोगों की किसी ना किसी जमाने में। वो पता कब हुई? वेदास के टेक्स्ट को जब गलत तरीके से इंटरप्रेट करके बताया गया पंडितों के द्वारा। आप मयूर एक चीज जानते हो ना, साइकोलॉजी खराब करने का काम शुरू से पुरोहित नहीं करा है कि नहीं श्रेय? ऐसा यहां पर भी समुद्र के रास्ते से ट्रैवल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोग? वैदिक एज पूरी की पूरी निकल चुकी है, जमाना हो गया उसको निकले हुए। तो पाली टेक्स्ट ऑल्सो मेंशन अबाउट सी ट्रेवल एंड ट्रेड। जो कस्टम ऑफिशियल्स थे यहाँ पर, आज के टाइम पे कस्टम ऑफिशियल्स कहाँ होते हैं? सी पोर्ट्स पर और एयरपोर्ट्स पर सामान को रोक लेते हैं अगर आप ज्यादा लेकर आओ बाहर से। तो इस जमाने के अंदर कहते हैं ना कस्टम वालों ने सामान पकड़ लिया, तो जो कस्टम ऑफिशियल्स थे इस जमाने के अंदर उनको बोला जाता था कमिकास। एंड टोल ऑफिशियल्स वो थे शॉलकिक या फिर शॉल कध्याक्ष। दे लेवाइड टैक्सेस ऑन द मर्केंडाइज एंड स्पेशल रॉयल ऑफिशियल्स कॉल्ड राजभट। दे वर डिप्यूटेड टू सेफगार्ड द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैवलर्स। मेडिवल इंडिया के टाइम पर याद है ट्रैवलर्स आते थे इंडिया में, इनको लूट लिया जाता था। आओ मैं आपको रुकवाने की आपकी व्यवस्था करवाता हूँ। इसमें याद है वो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2 के बारे में पढ़ा था हमने क्लास 12 में। हाँ, ये सारे लोग जितने भी आते थे, आओ मैं आपको रुकने की व्यवस्था करवाता हूँ, ये करवाता हूँ। इवन जब ये वापस जा रहे होते थे, और आपको पता है ना वो हॉर्स लैटिट्यूड की ट्रेड विंड्स, समुद्र में जब वो हवा नहीं चलती है तो शिप आगे नहीं बढ़ पाती है, वजन भारी हो जाता है। घोड़े को उठा कर तो फेंकते ही थे वो, साथ में ट्रेवलर से बोलते थे अपना सामान भी फेंक दो। नाइंसाफी होती थी ना ट्रैवलर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा। तो ट्रैवलर्स की ज़िंदगी और इनकी प्रॉपर्टी इन द सेंस कि जो भी सामान ये लेकर आ रहे हैं या लेकर जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती थी? राजभट की। आपको पता है जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आप इंश्योरेंस करवा सकते हो अपने सामान का। पता है आप लोगों को ये वाली बात? किसी भी ट्रेन के अंदर अगर आप ट्रैवल करो तो 1 रुपये देकर, 1 रुपये, अगर कल को आग लग जाती है बोगी में, कुछ भी है, अगर आपका उसमें ज्वेलरी थी, आप शादी के लिए जा रहे थे या कुछ भी ऐसा सामान था, करोड़ों का सामान था, 5 रुपये का सामान था, पूरी भरपाई उसकी रेलवे करता है। लेकिन कंडीशन ये है, आप ये नहीं कह सकते टिकट तो था मेरे पास इंश्योरेंस करवा रखा आपने उसका उस जर्नी में, उस जर्नी के दौरान। ऐसा एक बार हुआ था, इंडियन रेलवेज ने एक आदमी को कुछ 5 से 15 करोड़ का जो ज्वेलरी थी जो जल गई थी उसकी, और वो भी काफ़ी हानि हो गई थी, बोगी छोड़ के जानी पड़ी थी। इंडियन रेलवेज ने वापस करी थी। झूठ यार, अब बहुत बड़ी इनको। अब आपको क्या लगता है कि आप बस क्लेम करोगे और भारत की सरकार इतनी अच्छी कि दे देगी इतनी जल्दी मिल जाता है जल्दी। अब झूठ क्या बोलते, देखा जाता है, ट्रेसेस देखे जाते हैं पहले, सारी वो चीज़ें होती हैं कि क्या क्या उसने सामान लिखवा रखा हो, इतना इतना वो बता रखा हो, तब ये चीज़ होती है। उसमें बताना पड़ता है पूरा प्रॉपर कि आप मतलब हाँ बाद में जो है, हाँ एयर ट्रैवल का भी होता है वैसे, पता है, क्रॉस कंट्री वगैरह ये भी होता है। हाँ, तो ट्रेड वॉज फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ मनी टर्म निष्क एंड सतमान। यानी कि पैसे को जमाने में क्या बोला जाता था? निष्क या फिर सतमान। अर्लीस्ट कॉइन्स वर पंचमार्ट कॉइन्स
इनको क्यों ऐसा बोला जाता था? एज पीसेज ऑफ मेटल्स वर पंच्ड विद सर्टेन मार्क्स सच एज हिल, ट्री, बुल, फिश, क्रिसेंट, एलिफेंट। क्रिसेंट जानते हो क्या होता है? आधा चंदा मामा। डेजर्ट में जो क्रिसेंट होते हैं श्रेया, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिसेंट ड्यून्स। हाँ, होते तो सैंड ड्यून्स ही है, सही बोल रहा हूँ मैं, बस आपको प्रॉपर और बता रहा हूँ अच्छे से। सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है ना, जब 5 मार्ट मैंने आपको बताया था ये पंच करे जाते थे सिंबल बना के। हमने यहाँ पर क्या बना रखा है? सूरज और हाथी। तो अर्लीस्ट कॉइन्स आर पंच मार्क्ड एंड मेड ऑफ सिल्वर, दो फ्यू कॉपर कॉइन्स आर ऑल्सो फाउंड। यानी कि ज़्यादातर पंच मार्क्ड कॉइन्स आपको महाजनपद एरा में कौन से देखने को मिलेंगे? आपके सामने मेटल आ गया, सिल्वर के। सेकंड बेस्ट मेटल कौन सा? कॉपर। ब्रॉन्ज के सिक्के भी होते थे, होते होंगे नाम मात्र के बराबर, जिसका कोई कहीं जिक्र नहीं है वैसे सच, है ना। उसके बाद पाली टेक्स्ट फर्दर रेफर्स टू द प्लेंटीफुल यूज ऑफ मनी एंड इट्स यूज टू पे वेजेस एंड प्राइजेस। कुछ सामान इंसान खरीदने जा रहा है तो, और मयूर दिहाड़ी देने के लिए, ठीक है, मजदूरों की। पनिनी, पनिनी वॉज एंशियंट इंडियाज ग्रामेरियन, ठीक है। संस्कृत ग्रामर लिखी थी ना इसने सबसे पहली, इसने रूल्स बताए थे। तो पनिनी के टेक्स्ट के बारे में आप जानते हो कि अष्टध्यायी। इट ऑल्सो मैंशंस अबाउट वेज, वेतन एंड वेज अर्नर्स, वेतनिका। दोनों के दोनों जो टाउन्स थे और जो विलेजेस थे, दे म्यूचुअली सपोर्टेड ईच अदर। कैसे? क्योंकि शहरी विकास या शहर में किसी भी लोग का टिकना पॉसिबल नहीं ना अगर गांव से लोग खेती बाड़ी करके सामान ना भेजे और खाने पीने का सामान ना भेजे अगर, राइट। क्योंकि जो नॉन एग्रीकल्चर जो थे वो जो टाउन्स में रह रहे थे, देवर फेड बाय एग्रीकल्चर लिविंग इन द विलेज। दिल्ली वालों के पास खुद के कोई खेत है अगर बाहर से सप्लाई बंद हो जाए तो? नहीं ना। एंड इन रिटर्न आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स लिविंग इन द टाउन्स मेड टूल्स, क्लोथ एक्सेट्रा अवेलेबल टू रूरल folk, ये उनको भिजवाते थे। पाली टेक्स्ट जो है स्पेशली विनय पिटक, ये जो 3 बुक्स होती हैं ये कौन से धर्म के साथ एसोसिएटेड है? सुत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड ठाकुराइन। हाँ जी बिल्कुल, 2-3 बुक्स होती हैं। अब शेयर ट्रिक काम नहीं करती है, पता नहीं क्यों। बेकार, मयूर बेकार हो गया इंडिकेटर। सुत पे था, लेकिन कोई बात नहीं, ये ठाकुराइन ट्रैप करूंगा मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए, रुक जाओ। मैंने पे तक एन अभी दम पे तक, ठीक है। किसके साथ एसोसिएटेड है ये? बुद्धिज्म के साथ। श्रेय 1 मिनट में इनका मतलब बता दूं कि आप लोग, आपको बार बार ये आता रहता है, आप पूछ भी रहते एक दिन, है ना, फिर वरना कन्फ्यूजन रहेगी आपको हमेशा। यहाँ चलते हैं। अब पता नहीं मोदी ने किताबें रखी हुई हैं कि हट गई हैं। बायोलॉजी कहाँ गई है? हिस्ट्री और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। यहाँ देखना, आराम से समझो इसको श्रेया, ठीक है, सब लोग समझो। हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट पर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व, ठीक है। बुद्धा और जो दूसरे टीचर्स थे वो ओरली सिखाते थे, ठीक है, थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशंस। मैन एंड वेमेन, बच्चे भी इनके डिस्कशंस को अटेंड करते थे और अप्लाई करते थे जो भी ये सीख कर आए हैं। तो कोई भी बुद्धा की स्पीचेस उनके जीते जी,
एक सेकंड रुकना। कोई भी बुद्धा की स्पीचेस उनके जीते जी ये लिखी तो नहीं गई हैं, ठीक है, लेकिन उनके मरने के बाद 5th से 4th सेंचुरी में, याद है जब वो बुद्धिस्ट काउंसिल्स कंडक्ट करवाई कालाशोक ने और उन सब ने, है ना, अजातशत्रु वगैरह ने, तो उनकी टीचिंग जो है वो कंपाइल करी गई इनके डिसाइपल के द्वारा एट काउंसिल ऑफ एल्डर्स और सीनियर मंक्स एट वैशाली। पाली मतलब वैशाली का मतलब वैशाली, प्रेजेंट डे बिहार। अब याद है अजातशत्रु ने सबसे पहले कंडक्ट करवाई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, दूसरी कालाशोक। अभी तक यहीं जाना था इस चैप्टर के अंदर, नहीं भूले ना इस चीज़ को पक्का। यहाँ पर कहाँ दिखाऊँ मैं आपको, वो बाद में, वो अभी जिक्र हुआ नहीं ना अभी तक, ये लोग अभी उसको जानते नहीं उस चीज़ को ना। अजातशत्रु याद आया श्रेया, अरेंज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। कालाशोक, हाँ, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये देख रहे हो वैशाली, ठीक है। और ये रीजन भी कहाँ पर है कालाशोक का, ये मगध बिहार वगैरह के अंदर है ना। तो इसको हटाते हैं एक मिनट और वापस चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो कंपाइलेशंस थी देवर नोन एज त्रिपिटक, इसका मतलब है त्रिपिटक बोलो या त्रिपिटक बोलो, 3 बास्केट्स, ठीक है। फर्स्ट बास्केट वॉज ट्रांसमिटेड ओरली एंड देन रिटन एंड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लेंथ। तो सबसे पहली बुक आती है विनय पिटक। विनय पिटक के अंदर ना जो भी आप बुद्धिस्ट संघ को या मोनास्टिक ऑर्डर को ज्वाइन करोगे ना, आपने बोला कि अब मुझे मोनास्ट्री ज्वाइन करनी है, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाएंगे कि आपको अपने बाल मुंडवाने हैं, ऑरेंज कलर का साफिया पहनना है, अब आप अटैचमेंट छोड़ दो, ठीक है, अब किसी को याद मत करना, ये सब चीज़। उसके बाद जो बुद्धा की टीचिंग्स थी वो कौन सी बुक में लिखी जाती हैं, वो लिखी जाती हैं सुत्त पिटक में। और जो तीसरा बास्केट है अभिधम पिटक, दे डेल्ट विद फिलोसफिकल मैटर्स। याद है जैसे एक औरत आती है अपना मरा हुआ बच्चा लेकर बुद्धा के पास, तो बुद्धा कहते हैं हर घर से एक एक चावल मतलब अगर तुम ऐसे घर से किसी भी घर से चावल लेकर आ जाओ जहाँ पर आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। वो पूरे गांव भटकती रहती है, भागती है, लेकिन ऐसा उसको कोई घर नहीं मिलता। तो वो बुद्धा क्या समझाना चाहते थे उसे कि देखो डेथ इज इनएविटेबल। पता नहीं उसने बुद्धा से कुछ कहा क्यों नहीं फिर। सोच के देखो किसी का बेटा मरा पड़ा है, वो कोई भगा रहा उसे कि जिंदा कर दूंगा, है ना, बाद में कह रहा है देखो ये बताना चाहता था मैं तुम्हें, ठीक है। ईच पिटक कंप्राइज्ड अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट एंड लेटर कमेंट्रीज वर रिटन ऑन दीज टेक्स्ट बाय बुद्धिस्ट स्कॉलर। कमेंट्रीज कहते हैं अभी जैसे मैं कमेंट कर रहा था इस स्टोरी पर कि मेरी क्या इंटरप्रिटेशन है। तो अगेन श्रेया क्या सीखे इससे ठकुराइन, विनय पिटक के अंदर उस पर्सन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। एक याद है मयूर, वो एक औरत चली आई थी अपने हस्बैंड को, बोलती है हमने बहुत कमा लिया है, बहुत सारे भौतिक सुख देख लिए हैं, अब चलो सब कुछ राट पाट छोड़कर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को ज्वाइन करने चलते हैं, है ना, ले आई थी ना अपने हस्बैंड को, इसी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था। उसके बाद बुद्धा की टीचिंग्स जो हैं वो लिखी जाती हैं कौन सी बुक में, सुत्त पिटक के अंदर। और अभिधम पिटक के अंदर क्या है, फिलोसफिकल मैटर्स। अब बुद्धिज्म आपको पता है, अभी मैं आपको बता रहा था नए नए रीजन्स में ट्रैवल करा, लाइक श्रीलंका, तो यहाँ पर 2 टेक्स्ट और लिखे गए, दीपावमसा एंड महावमसा। दीपावमसा का मतलब क्या होता है, इसका लिटरल मीनिंग है, मतलब इसका मतलब कि अगर कोई आपसे पूछे डिफाइन दीपावमसा, तो क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड, एंड महावमसा द ग्रेट क्रॉनिकल। दे वर रिटन कंटेनिंग रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म। अब रीजनल हिस्ट्री कहाँ की, जनरली श्रीलंका की। बड़े सारे जो टेक्स्ट थे, ये जो वर्क्स थे, इनके अंदर बुद्धा की बायोग्राफीज थी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर एक टर्म बताई थी कि जब किसी महान इंसान के ऊपर उसकी बायोग्राफी लिखी जाती है तब वो बायोग्राफी ना होकर क्या शब्द बन जाता है, नहीं, ऑटोबायोग्राफी मैं खुद लिखता हूँ अपनी, मतलब जब आप खुद लिखते हैं, आपकी डायरी अगर मैं चुरा लूँ तो वो आपकी ऑटोबायोग्राफी है, मैं आपके ऊपर कुछ लिखूँ तो वो बायोग्राफी है। लेकिन जब किसी महान इंसान के ऊपर कुछ लिखा जाता है तो
जैसे ठाकुरान एक बात बताओ, तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ लिखी जा रही है, कोई बुक लिखी जा रही है, चाहे तो वो तुम खुद लिखो चाहे कुछ लिखो, वो क्या होगी? बायोग्राफी के ऑटोबायोग्राफी दोनों हो सकता है ना? हाँ कि ना? क्यों इसमें? अब मेरे जैसे महान इंसान के ऊपर कुछ लिखा जा रहा तो क्या कहेंगे उसको? हेगियोग्राफी, यही बोला ना तुमने? देखो याद आ गया ना? हाँ, क्या पता मैं ही बुद्ध हूँ 21st सेंचुरी का है। फाउंडेशन कोर्स के बच्चों का शायद मोटिवेशन इतना हाई हो रखा है, इनसे पूछो बड़े होके क्या बनोगे तुम आगे चल के, कहते हैं भगवान। ठीक है। When Buddhism traveled to East Asia, pilgrims such as Fashian and Yuan-Sang, या जिसको शुआनसांग भी कहते हैं, they traveled all the way from China to India in search of texts. तो ये सारी चीज़ें वो अपने साथ कंट्री, अपने यहाँ के जो एक्सपीरियंस थे वो वापस लेके गए, वेयर दे वर ट्रांसलेटेड बाय स्कॉलर्स। इंडियन बुद्धिस्ट और टीचर्स थे, दे ऑल्सो ट्रेवल टू फार अवे प्लेसेस कैरिंग टेक्स्ट टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं ये प्रिजर्व्ड हैं, बड़े सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व्ड रहे, बड़े सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज इन मोनेस्ट्रीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया। और मॉडर्न ट्रांसलेशन जो हैं ये आपको प्राकृत, पाली, संस्कृत, चाइनीज और तिब्बतन टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये था जो कि मैं आपको यहाँ से समझाना चाह रहा था। कहाँ गया यार ये? विनय पिटक। तो विनय पिटक अगर जो ये बोल रहा है, एक बार इस लाइन के ऊपर वापस आते हैं, क्या बोल रहे हैं? पाली टेक्स्ट स्पेशली द विनय पिटक सजेस्ट 3 टाइप्स ऑफ विलेजेस, ग्राम। ठीक है, तो ये बोल रहा था ना, बोथ टाउन्स एंड विलेजेस म्यूचुअली सपोर्टेड ईच अदर, के शहर में रहने वाले लोग सिर्फ खेती बाड़ी कर नहीं सकते और खेतों में रहने वाले लोगों को भी कपड़े, जूते, चप्पल, औजार और ये सब चीज़ें चाहिए। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी क्रिएट कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, तो ये चीज़ें हमें समझ में आती हैं इससे। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि पॉलिटेक्स सजेस्ट विनय पिटक ये सजेस्ट करता है कि 3 तरह के गांव होते थे। तो अब ये अगर विनय पिटक के अंदर बोला गया, तो अब आप मुझे बताओ विनय पिटक कैसी बुक है? रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर को ज्वाइन करते थे। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो यार सर बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर या संघ के ऊपर ये बात हो रही है, तो ये यहाँ पर ये क्यों ये वाली बुक क्यों बोलेगी कि यहाँ पर 3 तरह के गाँव होते थे? देखो, एक रूल मत भूलो, मैंने क्या बोला, बाद में इनके ऊपर कमेंट्रीज ऐड करी गई थी। अब कमेंट्री में बड़े तरीके की बातें हो जाती है कि नहीं हो जाती हैं? जब कोई किसी चीज़ के ऊपर टिप्पणी करने के ऊपर आता है तो वो 10 की 4 लगाकर बताता है कि नहीं बताता है? इधर उधर मतलब जो बातें हैं, 4 एक्स्ट्रा बातें ऐड कर दी 10 बातों के ऊपर, और किसी और ने कमेंट्री करी तो ऐसे बात ऐड होते 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 कभी कभार डेविएशन भी हो जाती है। जैसे हम किसी बारे में बता रहे होते तो मुद्दे से भटक भटक के कुछ और ही नहीं बताने लग जाते हैं। ये चीज़ है। ओके, क्लियर हो गया श्रेय? अब तो नहीं भूलोगे इसे? तो क्या बताता है विनय पिटक? कौन से 3 तरह के गांव के बारे में? एक होते हैं टिपिकल विलेजेस, बड़े सारे कास्ट कम्युनिटीज़ यहाँ पर रहते थे, एंड दे वर हेडेड बाय अ हेडमैन कॉल्ड ग्राम भोजक, या ग्रामिनी कह लो उसको, या ग्रामकास कह लो। बड़े सारे मतलब अगर कोई हेडमैन अगर काफ़ी सारे तो ग्रामकास। मेजॉरिटी ऑफ द विलेजेस बिलोंग टू दिस कैटेगरी। टिपिकल विलेजेस थे ज़्यादातर उस टाइम पर। विलेज हेडमैन यानी कि ग्राम भोजक, ग्रामिनी या ग्रामकास जो मर्जी कह लो उसको, he enjoyed considerable importance and had direct links with the kings. ये सिर्फ टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे गांव में रहने वाले लोगों से, बट दे ऑल्सो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर लोकेलिटी। उसके बाद सब अर्बन विलेजेस। सब अर्बन विलेजेस मतलब कहाँ पर? वो ऐसी लक्ष्मण रेखा पर खड़े हुए हैं कि किसी भी टाइम पर क्या बन सकते हैं? किसी भी टाइम पर क्या बन सकते हैं? टाउन, अर्बन सेंटर बन सकते हैं ना। तो देवर इन द विच वर इन द नेचर ऑफ क्राफ्ट विलेजेस। फॉर एग्जांपल कारपेंटर का गांव था, मतलब अलग अलग गांव थे मतलब यहाँ पर। ठीक है, जो क्राफ्टमैन थे उनके मतलब आप ऐसा मान लो कि गांव जो था एक डेडिकेटेड था एक पर्टिकुलर तरह के प्रोफेशन के लोगों के लिए। ठीक है, कारपेंटर्स विलेजेस जिसको कहा जाता था बदकी ग्राम।
रीड मेकर्स विलेजेस, नालकार ग्राम, सॉल्ट मेकर्स विलेजेस, लोनकार ग्राम एंड चैरियट मेकर्स विलेजेस, ये सारे के सारे महाजनपद में जो भी टेक्स्ट लिखे गए ये पाली प्राकृत के अंदर उसमें मेंशन है। रीड मेकर कौन होते हैं, क्या होते हैं, रस्सियां बनाने वाले, ठीक है। वुडन रीड इस तरीके की, ये देख रहे हो, ये इसको फिर ये डंडी खींच ली जाएगी और ऐसे करते करते रस्सी, मतलब बहुत तरीके की बन सकती है वो। तो देखो मैंने आपको कुछ अभी कुछ क्लासेस पहले वो भी बताया था, कोकोनट रीड भी बताई थी मैंने आपको, आई थिंक, है ना। उसके छाल से कलेक्ट करते 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 वो रस्सी जो बनती थी, है ना। उसके बाद तीसरा कैटेगरी बॉर्डर विलेजेस, आरामिक ग्राम। दे वर सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर इन द पेरिफेरी ऑफ द कंट्री साइड। कंट्री साइड किसको बोला जाता है, विलेजेस को, ठीक है। एंड दे वर मर्ज इनटू फॉरेस्ट। जो लोग इन गांव में रहते थे दे वर मेनली हंटर्स एंड फाउलर्स। अब ये फाउलर्स कौन होते हैं, फाउल क्या होता है पहले बताओ। ये क्या होता है, तीथर। ये ना कुछ कुछ मुर्गियों के बच्चे, चिड़िया के बच्चे, उनको अपने साथ रखते थे, पहले बड़ा करते थे, और जब इनको नीड होती थी फिर क्या करते थे, उनको मार के खा जाते थे। बस तभी तो लिखा हुआ हंटर्स एंड फाउलर्स। तीथर को फंसा लेते थे ऐसी चिड़िया को, मतलब सिर्फ फाउलर्स के अंदर, वैसे देखो फाउल तो यही वर्ड होती है, वैसे तीथर कहते हैं इसको हिंदी में। सिर्फ इसको फंसाना नहीं, ये तो हड़प्पन ईद से आप देख ही रहे हो इसका नाम, ये है ना फाउल का। अलग अलग प्रकार की चिड़ियों को फंसाना और कभी कभार मुर्गियां वगैरह को भी अपने साथ रखना, ठीक है। इससे फायदा क्या मिल जाता था इन्हें, फाउलर्स क्यों कहा जा रहा है, अब हंटर्स हैं तो फिर फाउलर्स नहीं कहा जाता इन्हें। इनको ना जब पता लगा कि ये ऐसे जो चिड़िया होती हैं अंडे दे देती, तो अंडे खाने के काम आ सकते हैं। और जैसे ही उन चिड़ियों का साइज बड़ा हुआ, इनको लगा हाँ ठीक है अब कोई हंटिंग वंटिंग हो नहीं रही है, आसपास के जंगलों में ये सब खत्म हो गए हैं, तो इन्हीं को मार के खा लो। Who mostly lived on the primitive subsistence methods like food gathering and hunting. समझ गए। उसके बाद विलेज लैंड जो थे दे वर डिवाइडेड इनटू कल्टिवेबल प्लॉट्स एंड दे वर अलॉटेड फैमिली वाइज। यानी कि गांव में जिस जिसकी जो ज़मीन थी हर जगह पर उपजाऊ भूमि थी, कुछ ना कुछ चीज़ कल्टीवेट कर सकते थे लोग अपना गुजारा करने के लिए, और फैमिली बेसिस पर उसको एलोकेट करा जाता था। और एलोकेट कौन करता होगा, कौन डिसीजन लेता होगा, ये ग्राम बोझक ग्रामनी, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ लैंड होल्डिंग वेरिड, क्यों, बिकॉज ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फैमिली साइज के ऊपर। इस वजह से द प्लॉट्स वर कल्टिवेटेड बाय द फैमिली ऑन इट्स ओन एज वेल एज विद हायर्ड एग्रीकल्चर लेबरर्स, जिसको बोला जाता था दास का मक्कार। जो अमीर लोग जो थे जो खेती बाड़ी करते थे, रिच पीजेंट्स, दे वर नोन एज गृहपति। ये टर्म आपने कहाँ देखी थी, और गृहपति वैदिक एज, है ना। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब बदल जाता है। श्रेया मैं बता रहा था ना आपको हमेशा से कि जब भी आप एंशिएंट हिस्ट्री की टर्म्स जो प्रिपेयर करो तो एक जगह पर उसका कुछ और मीनिंग होगा, दूसरी जगह पर कुछ और मीनिंग होगा। जैसे यहाँ पर 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस की बात करी गई है, लेकिन यही वैदिक एज में 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस किस नाम से जाना जाता है, कौन से टैक्स के नाम से, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एरा लर्न होना चाहिए, ठीक है। वो आपसे पूछ सकते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ महाजनपद, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। इरिगेशन चैनल्स जो थे दे वर डग कलेक्टिवली अंडर द सुपरविजन ऑफ विलेज हेडमैन। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज पेड बाय द पीजेंट्स एट टैक्स विच वॉज कलेक्टेड बाय रॉयल एजेंट्स। शुरू में बारी जो दिया जाता था वैदिक एज के टाइम पर, वो टैक्स की तरह कलेक्ट करा जाता था क्या, बताओ।
कैसा था वो? ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट और टैक्स में फर्क क्या होता है? टैक्स इज कंपल्सरी, जबकि ट्रिब्यूट इज हाँ वॉलंटरी, अपनी मर्जी से आप दोगे। राजा से मिलने जा रहे हो किसी काम के लिए तो ले गए अपनी अनाज कुछ। देयर वर जनरली नो इंटरमीडिएट्स, कोई बिचौलिए नहीं थे बिटवीन पीजेंट्स एंड द स्टेट। स्टेट को यहाँ पर क्या किसको बोला जा रहा है? किंग या उसकी गवर्नमेंट को, ठीक है। दो सम विलेजेस वर ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स, इसको बोला जाता है ब्रह्मदे, एंड बिग मर्चेंट्स फॉर देयर ओन यूज। अब जो ये बेनिफिशियरीज थे, बेनिफिशियरीज किसको बोला जा रहा है? जिनको ये गांव वगैरह या जमीन मिल जाती थी। दे वर ग्रांटेड ओनली द रेवेन्यू ऑफ दीज लैंड्स एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मतलब क्या? अगर तुमसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है तो तुम भी फिर उस गांव में किसी और से टैक्स नहीं ले सकते, या अगर तुमसे टैक्स लिया भी जा रहा है तब भी नहीं ले सकते, है ना। उसके बाद देयर वॉज एन इमरजेंस ऑफ द नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो, एज देयर आर रेफरेंसेस टू गिफ्ट एंड सेल ऑफ लैंड। अब गिफ्ट एंड, किसी को आप अपनी जमीन गिफ्ट के तौर पर दे रहे हो, बेच रहे हो, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होगा, सिर्फ अगर ये जमीन सरकार की अगर होगी तो किंग करने देगा ये सब काम? बताओ, नहीं ना। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।